हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हैना एरेड को डिस्कस करेंगे। हैना एरेड तो हैना एरेड का जो जन्म है वो 1906 में हो रहा है जर्मनी में, और इनकी डेथ 1975 में हो रही है। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो टाइम पीरियड है उसमें ये क्या इन्फ्लुएंस था इन पर, क्योंकि कोई भी जो थिंकर होता है, जैसे लास्की ने भी कहा है कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम, तो वैसे ही जो हैना एरेड है वो भी अपने जो टाइम पीरियड था उसका काफ़ी इम्पैक्ट दिखाई देता है हमें इनके आइडियाज़ पर, क्योंकि ये जो डील कर रही हैं, जिन भी टॉपिक्स को डील कर रही है काफ़ी डाइवर्स है। जैसे इनके जो आइडियाज़ हैं, हमें वायलेंस पे भी इनके आइडियाज़ मिलते हैं, पावर की कंसेप्ट भी इनके आइडियाज़ में है, अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ पावर दे रही है, कंस्ट्रक्टिव व्यू दे रही है पावर पर, इनकी सिटीजनशिप पर इनके व्यूज़ हैं, इनका टोटलिटेरियनिज्म पर इनके व्यू है, मॉडर्निटी को ये रूसो की ट्रेडिशन में जाके मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो काफ़ी डाइवर्स रेंज है इनके ओपिनियंस की। वो इसलिए क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी टर्मोइल भरा टाइम पीरियड रहा था, क्योंकि आप देखते हो कि इस टाइम पीरियड में दो वर्ल्ड वार हो रहे हैं। फिर इनका जो बर्थ प्लेस है जर्मनी है, तो जर्मनी की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, इकोनॉमिक सोशल कंडीशन थी, उनका भी इम्पैक्ट इनके आइडियाज़ पर पड़ रहा है। फिर ये जर्मन जू थे, तो जूज की जो एट्रोसिटी किया गया था हिटलर के द्वारा, जूज को जो टॉर्चर दिया गया था, उनका भी इन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके आइडियाज़ पर। तो हैना एरेड के जो आइडियाज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये अपने आप कह रही हैं कि जो मेरी थिंकिंग्स है दैट इज़ थिंकिंग विदाउट बैरियर, थिंकिंग विदाउट बैरियर। ये अपने आप में एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं किसी रीडर के लिए राइट नहीं कर रही हूँ, मैं राइट कर रही हूँ फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट कर रही हूँ और किसी रीडर्स के लिए राइट नहीं कर रही हूँ। यानी कि इनकी आइडियाज़ जो है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ट्रेडिशन से, लीक से हट के लिख रही हैं। ये इनको डिसेंटिंग इंटेलेक्चुअल भी बोला जाता है, डिसेंटिंग इंटेलेक्चुअल। डिसेंटिंग इंटेलेक्चुअल क्योंकि ये एंटी फाउंडेशनलिज्म है। ये जो एग्जिस्टिंग जो आइडियाज़ हैं उनका नया मतलब, न्यू मीनिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट थी, एग्जिस्टिंग टर्म्स थी, उनको ये अपने वे में न्यू डेफिनेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने ही वे में उनको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इनको डिसेंटिंग इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। इनको एंटी फाउंडेशनलिज्म भी बोला जाता है, एंटी फाउंडेशनलिस्ट थिंकर। ठीक है, इनको कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल भी बोला जाता है, कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इन्होंने जो टोटलिटेरियनिज्म थे, नाजिज्म था, स्टालिन का जो रूल था रशिया में, यूएसएसआर में, उसको इसने क्रिटिसाइज किया है। टोटलिटेरियनिज्म जो कंसेप्ट थी या टोटलिटेरियन जो रिज्म थे उसको हैना एरेड ने क्रिटिसाइज किया है, इसलिए इसको कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल भी बोला जाता है। और ये जो हैना एरेड के जो सपोर्टर्स हैं, हैना एरेड के जो क्रिटिक हैं, वो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। सपोर्टर भी इवन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थिंकर है, इनके विचारों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब बात करते हैं कि हैना एरेड को किन व्यक्तियों ने इन्फ्लुएंस किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की जो कंसेप्ट है सिविक पार्टिसिपेशन की, जो कंसेप्ट है एरिस्टोटल की, जो इम्पोर्टेंस है कि जो जनता है, जो नागरिक है, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, उन्हीं को नागरिकता मिलनी चाहिए। ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हैना एरेड पे आया है, किसका? एरिस्टोटल का। फिर बात करते हैं इमानुएल कांट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिविक पार्टिसिपेशन की जो कंसेप्ट है वो हैना एरेड ने एरिस्टोटल से ली है। उसके बाद इमानुएल कांट से जो हैना एरेड ने लिया है मॉरल जजमेंट।
यानी कि व्यक्ति को खुद ही जज करना चाहिए अपने नैतिक आयामों के आधार पर कि क्या सही है क्या गलत है। ये हमें इसकी मेथोडोलॉजी में भी देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं मार्टिन हेडेगर और कार्ल जैस्पर। इन दोनों से हैना एरेड की जो मेथोडोलॉजी आ रही है, फिनोमेनोलॉजी की मेथोडोलॉजी, इसको मैं बताऊंगी फिनोमेनोलॉजी क्या होती है। तो ये दोनों आ रही है मार्टिन हेडेगर और कार्ल जैस्पर से। उसके बाद है जीन पॉल सात्रे। इनसे इनकी मेथोडोलॉजी आ रही है एग्जिस्टेंशलिज्म की। एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। तो इन विचारकों ने किसको प्रभावित किया है? हैना एरेड को, और इनसे कंसेप्ट ले रही है सिविक पार्टिसिपेशन की, मॉरल जजमेंट की, फिनोमेनोलॉजी की और एग्जिस्टेंशलिज्म की। तो जहां तक हैना एरेड की मेथोडोलॉजी की बात है, काफी अनकन्वेंशनल मेथोडोलॉजी को यूज कर रही है हैना एरेड। फर्स्ट है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी क्या होती है कि जैसे फिनोमिना अपीयर कर रहे हैं, जिस तरह कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसको उसी वे में अंडरस्टैंड करना, उसको उसी वे में डिस्क्राइब करना। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल अजम्पशन, कोई भी जो प्री अजम्पशन चली आ रही है उस फिनोमिना के बारे में, उनको एक्सेप्ट ना करना, बल्कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, उसको ही रियलिटी मानना। यानी कि जो फिनोमिना है उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना जैसे वो अपीयर कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग फिनोमिना एज दे अपीयर। एज दे अपीयर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? इसका मतलब है एग्जिस्टेंस कम फर्स्ट, एग्जिस्टेंस प्रोसीड असेंस, प्रोसीड्स असेंस। यानी कि पहले मनुष्य पहले मनुष्य का जन्म होता है, पहले मनुष्य एग्जिस्ट करता है, बाद में उसमें असेंस डेवलप होती है। यानी कि जो फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है उसको बिना किसी अजम्पशन के उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना, उसको वैसे ही स्वीकार करना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। यानी कि अपने खुद के मतलब निकालना किसी फिनोमेना को लेके, क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो डिटरमाइन कर रही है किसको? उस फिनोमेना के प्रति हमारा जो परसेप्शन है उसको। नेक्स्ट है हार्मेनोटिक्स। हार्मेनोटिक्स, हार्मेनोटिक्स क्या होती है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको उनके कंटेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना। हार्मेनोटिक साइकिल होता है, एक ऐसे साइकिल होता है हार्मेनोटिक्स 1 2 3 4। यहाँ पे जो है कि जो साइकिल को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है हमारे किसी फिनोमिना के प्रति। यानी कि लोग कोई फिनोमिना है, कोई इवेंट है, कोई घटना है, उससे लोगों के क्या अनुभव है उसको सुनना पहले। दूसरा, फिर अपनी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना उसके प्रति, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। फिर उसको इंटरप्रेट करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है ब्रॉडेंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स
जो थिंग है, जो फिनोमिना है, उसको उसके कंटेक्स्ट में, यानी कि कल्चर किस तरह प्रभावित कर रहा है किसी फिनोमिना को, रिलीजन किसी तरह प्रभावित कर रहा है, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग फैक्टर हैं, जिन फैक्टर्स के अंतर्गत वो फिनोमिना इवॉल्व हुआ है, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उस फिनोमिना की इंटरप्रिटेशन करना हर्मेनोटिक्स जो टेक्निक है, जो मेथोडोलॉजी है, इसका प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि जो विभिन्न व्यक्तियों में जो कम्युनिकेशंस होती है, जो टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जो किस कंटेक्स्ट में टेक्स्ट इवॉल्व हुआ है, किस कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन इवॉल्व हुई है, जो कम्युनिकेशन करने वाले बंदे हैं उनका क्या इंटेंट है, लिखने वाला जो बंदा है उसका क्या इंटेंट है, और जो पढ़ने वाला बंदा है या उस कम्युनिकेशन को रीड करने वाला जो बंदा है उसका क्या परसेप्शन है, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इंटरप्रिटेशन की जाती है। यानी कि काफ़ी ब्रॉड बेस्ड मैथडोलॉजी है हार्मेनोटिक्स। तो जो हैना एरेड है उन्होंने इन तीनों मैथडोलॉजीज का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं कि हैना एरेड ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन कौन से वर्क हैं। तो हैना एरेड ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। उनकी सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल जो बुक है वो है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, क्योंकि इस बुक में उन्होंने जो नाजिज्म है, स्टालिज्म का जो रूल था यूएसएसआर में, उसको क्रिटिसाइज किया है और टोटलिटेरियनिज्म के ओरिजिन के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, कैसे टोटलिटेरियनिज्म सर्वाइव करता है, क्योंकि वो वायलेंस को यूज कर रहा है एज ए मीन्स एज वेल एज एन एंड, तो उसको डिस्क्राइब किया। तो काफ़ी जो फेमस बुक है इनकी ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। उसके बाद है ऑन ह्यूमन कंडीशन। ये ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म जो बुक है ये नेट के एग्जाम में पूछी भी गई है, 2023 वाले एग्जाम में शायद पूछा गया है इसको कि ये बुक किसने लिखी है। ऑन ह्यूमन कंडीशन ये जो बुक है हैना एरेड की, ये उनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को क्रिएट कर रही है। पॉलिटिकल जो फिलोसॉफी है उसकी फाउंडेशन लेट डाउन कर रखी है उन्होंने इस बुक में, तो ये भी काफ़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट जो बुक है उनकी इचमैन इन जेरूसलम, इसमें वो बेनल्टी ऑफ ईवल डिस्कस करती हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो इचमैन था दैट वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया था, जिसको यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बुक में वो कांट की पॉलिटिकल फिलोसॉफी को डिस्कस कर रही है। लाइफ ऑफ माइंड बुक में वो अपनी कंसेप्ट दे रही हैं, पावर की कंसेप्ट दे रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी डाइवर्स टॉपिक पे काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी रेलेवेंट है उनका जो थ्योरीज हैं हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए भी। हैना एरेड के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी राइटिंग्स हैं, उनकी सेंट्रल कंसर्न क्या है, सभी बुक्स में, उनकी सभी थ्योरीज में सेंट्रल कंसर्न जो एमर्ज होके आ रही है वो आ रही है सिविक पार्टिसिपेशन की, सिविक पार्टिसिपेशन की। कि जो जनता है, जो नागरिक है, उनका पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑन व्यू ऑन टोटलिटेरियनिज्म, ऑन टोटलिटेरियनिज्म। तो इनकी जो बुक है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में ये इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो हैना एरेड है वो रीजन फाइंड आउट करते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म के इवॉल्व होने के कारण क्या हैं। तो इसमें वो बताते हैं एक तो राइज ऑफ मॉडर्निटी, दो कारण ही बताते हैं सिर्फ, राइज ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता का जन्म, जो आधुनिकता का जहाँ जन्म होता है वो मॉडर्निटी की एडहरेंट क्रिटिक थी रूसो की ट्रेडिशन में, क्योंकि रूसो ने भी क्रिटिसाइज किया है मॉडर्निटी को। तो हैना एरेड कह रही हैं कि मेटाफोरिकली स्टार्ट करते हैं, फ्रेज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म जो है हैना एरेड की वो इसी फ्रेज से क्लियर हो जाती है। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न एजेस बिगन विद द फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन, क्योंकि फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन से क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटी का विनाश हो रहा है, ह्यूमैनिटी की डेथ हो रही है, मानवता का अंत हो रहा है या मानवता के लिए विनाशकारी हो रहा है एटॉमिक एक्सप्लोजन। तो मॉडर्न एजेस वहाँ से बिगिन हो रही है। वो कहते हैं कि जो मॉडर्निटी है वो अच्छी नहीं है, मॉडर्निटी अच्छी नहीं है, आधुनिकता अच्छी नहीं है, क्योंकि इट किल्स क्रिटिकल एबिलिटी इन ह्यूमन बीइंग। जो मॉडर्निटी है वो किल करती है क्रिटिकल रीजनिंग इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो कहते हैं कि जो बेनल्टी है, बेनल्टी की जो ईवल है वो एमर्ज होती है जब जो लोग ब्लाइंड ओबीडेंस करते हैं। क्योंकि जो इचमैन था जेरूसलम में वो क्या कर रहा था, ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था अपनी क्रिटिकल रीजनिंग को
यूज नहीं कर रहा था, इसी वजह से उसको इसी वजह से एक्यूज किया गया इचमैन को। यह मॉडर्निटी जो है वो क्या करती है, किल्स फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मॉडर्निटी के प्रभाव में आके जो मनुष्य है वो इकोनॉमिक परसूट या जो मटेरियल पोजीशन है उसके पीछे भागता है, मटेरियल चीज़ों को एक्वायर करने में लग जाता है, और उसकी जो इनर जो फ्रीडम है जो सिविक पार्टिसिपेशन में होनी चाहिए उसको वो रियलाइज नहीं कर पाता। इसलिए जो मॉडर्निटी है वो फ्रीडम का अंत करती है, मॉडर्निटी मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत करती है। नेक्स्ट जो बात करता है मॉडर्निटी है वो मास सोसाइटी क्रिएट करती है। मास सोसाइटी में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या करते हैं कि जनता का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिविक अफेयर्स में उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो क्या होता है मटेरियल पोजीशंस के पीछे भागता रहता है और अपनी फ्रीडम्स को, अपनी जो इनर विलिंगनेस है उसको रियलाइज नहीं कर पाता है। मास सोसाइटी हो जाता है, जो पब्लिक स्फेयर है उससे व्यक्ति विड्रॉ कर जाते हैं और प्राइवेट स्फेयर में चले जाते हैं। तो मास सोसाइटी क्रिएट की जाती है किसके द्वारा, मॉडर्निटी के द्वारा। फिर जो मॉडर्निटी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी में, यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी, जो मॉडर्निटी है वो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करती है, होमोजेनिटी क्रिएट करती है, यूनिवर्सल आइडियाज क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उन आइडियाज में जो कंटेक्स्ट है उसको नहीं देखा जाता। इस होमोजेनिटी क्रिएट करने के अवेंज में जो मॉडर्निटी है वो मनुष्य की क्रिटिकल एबिलिटी को, मनुष्य की इनर फ्रीडम को किल करती है। नेक्स्ट जो है और अल्टीमेटली जो मॉडर्निटी है वो राइज करती है टोटलिटेरियनिज्म का, क्योंकि जो लोग हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे सिविक स्फेयर से, और जब लोग सिविक स्फेयर से विड्रॉ हो जाएंगे तो क्या होगा, राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इसलिए वो कहते हैं राइज ऑफ मॉडर्निटी एंड विड्रॉवल ऑफ पीपल फ्रॉम सिविक स्फेयर, पीपल फ्रॉम सिविक स्फेयर, लोगों का सिविक स्फेयर से विड्रॉवल, और मॉडर्निटी रीजन है टोटलिटेरियनिज्म के राइज का। फर्दर टोटलिटेरियनिज्म को डिस्कस करते हुए हैना अरेंट कहते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म है क्राइसिस ऑफ सेंचुरी। ये फ्रेज आ सकता है यहाँ पे, क्राइसिस ऑफ सेंचुरी, क्राइसिस ऑफ सेंचुरी टोटलिटेरियनिज्म को कहती हैं हैना अरेंट कि टोटलिटेरियनिज्म क्राइसिस है सेंचुरी की। ठीक है, वो कहती हैं कि फर्दर इस पे बात करते हुए हैना अरेंट कहती हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। जो अथॉरिटेरियनिज्म है उसमें जो वायलेंस है, वायलेंस का प्रयोग किया जाता है एक साधन के रूप में, एक मीन्स के रूप में वायलेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वायलेंस है वो एक जस्ट क्या है, मीन्स, जस्ट मीन्स। बट टोटलिटेरियनिज्म में, टी फॉर टोटलिटेरियनिज्म में जो वायलेंस है वो एक मीन्स भी है। वायलेंस इज बोथ ए मीन्स एंड यहाँ पे जो टोटलिटेरियनिज्म में जो रिजिम होता है वो वायलेंस का प्रयोग करता है वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि यहाँ पे वायलेंस ही उद्देश्य है, वायलेंस ही साधन है। वो कहते हैं कि जो टोटलिटेरियन जो रिजिम्स होते हैं वो सस्टेन करते हैं अपने आप को बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड आइडियोलॉजी। जो मीन्स है सर्वाइवल के, दो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है टोटलिटेरियनिज्म, एक तो फोर्स या वायलेंस या फिर आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं टोटलिटेरियन स्टेट के द्वारा अपने आप को सस्टेन करने के लिए।
अब बात करते हैं कि हैना एरेंट अपनी थ्योरी को बताते हुए, अपने टोटलिटेरियनिज्म पे अपने विचार रखते हुए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर टोटलिटेरियनिज्म का एंड करना है तो सॉल्यूशन क्या है? सिविक पार्टिसिपेशन। यानी कि जब लोग सिविक स्फेयर में आएंगे, जब लोग सोशल स्फेयर में आएंगे, जहाँ पे उन पर अरस्तु का प्रभाव दिखाई देता है कि जब लोग सिविक स्फेयर में आएंगे तब क्या होगा? जो टोटलिटेरियन जो रिज्म है वो राइज नहीं होंगे, क्योंकि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लोग एक्टिवली चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो रिज्म है वो टोटलिटेरियन नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो आवश्यकता पर बल देते हैं कि सिविक पार्टिसिपेशन सॉल्यूशन है एवरी प्रॉब्लम का इन टोटलिटेरियन स्टेट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ सकता है कि किस बुक में टोटलिटेरियनिज्म के बारे में हैना एरेंट ने कहा है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, तीनों मेथोडोलॉजी का मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है कि ये हार्मेनोटिक्स का मतलब क्या है, फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, हैना एरेंट की बुक्स पूछी जाती हैं, बुक्स की क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। ओके, और यहाँ पे कि कौन कौन से फोर्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं टोटलिटेरियन स्टेट के द्वारा अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ये पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारा नेट के एग्जाम के लिए ये। नेक्स्ट वीडियो में हम हैना एरेंट की जो रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।